हेलो एवरीवन। इस वीक के लिए जो मैं लाइब्रेरी से बुक लाई थी वो थी महान स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले और इसको मनोज अरोड़ा ने लिखा है। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? लेखक के अनुसार भारत की दिव्य भूमि में अनेक विश्ववंद महामूर्तियां पैदा हुई हैं तथा ये वे महापुरुष हैं जिन्हें उत्पन्न करके धरा स्वयं को धन्य समझती है। ऐसे ही दिव्य तेजस्वी महापुरुषों की श्रृंखला में अग्रिम नाम था गोपाल कृष्ण गोखले का। और मैं गोपाल कृष्ण गोखले को इस बुक को पढ़ने से पहले बस ऐसे जानती थी कि ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हुआ करते थे। अभी तक लाइब्रेरी से जो भी बुक्स मैं लाई थी वो बहुत पुरानी हुआ करती थी, जैसे 1997 में कुछ लिखी गई थी, कुछ 1993 में लिखी गई थी। तो मुझे लगता था कि लाइब्रेरी में शायद पुरानी बुक्स का ही कलेक्शन है, नई बुक्स नहीं है। लेकिन ये बुक 2017 में लिखी गई है, इसका मतलब लाइब्रेरी में कुछ नई बुक्स का भी कलेक्शन है। लेखक की बात करें तो लेखक है मनोज अरोड़ा इंसा। इनकी शिक्षा की बात करें तो बीकॉम पत्रकारिता है और ये पिछले 6 वर्ष यानी 2017 से 6 वर्ष यानी 2011 से लेखन कार्य से जुड़े हुए हैं और इन्होंने 2017 तक 11 कृतियां प्रकाशित की थी, जिसमें 4 इनकी खुद की बुक्स थी। पुस्तक की भूमिका में लेखक बताते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे महापुरुष हुए हैं लेकिन हम काफ़ी महापुरुषों से अपरिचित हैं, और ये बात सही भी है। बिस्मिल की बुक पढ़ते हुए और इस बुक को पढ़ते हुए मैंने ऐसा रियलाइज़ किया कि बहुत सारे महापुरुष हैं। जैसे इस बुक में तिलक के बारे में बताया गया है, अगरकर के बारे में बताया गया, फिरोज शाह मेहता के बारे में बताया गया, महादेव रनाडे के बारे में बताया गया। ये बहुत सारे महापुरुष हैं जिनके बारे में हमें बहुत कम नॉलेज है। तथा लेखक बताते हैं कि जो महापुरुष के जीवन चरित्र होता है, उनकी जो आत्मकथाएं होती है, उनको पढ़ने से हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है। और वो अपनी बुक के बारे में बताते हैं कि इस बुक में काफ़ी सारे चित्र भी दे रखे हैं। तो मुझे लगा कि बहुत सारे चित्र होंगे, लेकिन बहुत सारे तो नहीं, लेकिन हाँ 2-3 चित्र इस बुक में हैं। जैसे कि एक ये हो गया, एक ये हो गया, ऐसे कुछ चित्र इसमें दे रखे हुए हैं। इसके बाद आता है अनुक्रम। तो पूरी बुक को 5 भागों में बांटा गया है। पहला चैप्टर है जीवन परिचय, तो इसमें गोपाल कृष्ण के जीवन के बारे में बताया गया है। फिर आती हैं उनकी विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं थी गोपाल कृष्ण में, राजनीतिक जीवन, कैसे इनकी राजनीतिक जीवन स्टार्ट हुआ, फिर स्वतंत्रता संग्राम में इनका क्या क्या योगदान रहा वो बताया गया है, और लास्ट में कही सब कही, एक टाइप से बुक का कंक्लूजन लास्ट चैप्टर में दिया गया है। पहला चैप्टर जीवन परिचय, गोपाल कृष्ण का जीवन परिचय। तो गोपाल कृष्ण का जन्म 1866 ईस्वी में हुआ था। महाराष्ट्र के जिला रत्नागिरी के एक गांव में हुआ था जिसका नाम कोतलुक या कागल था, और इनके पिता का नाम कृष्ण राव था, माता का नाम सत्यभामा था, और इनके एक बड़े भाई भी थे गोविंद राव, और इनकी 4 बहनें थी। जब ये 5 वर्ष के थे तो इनके पिता ने इनको गांव के एक स्कूल में इनका एडमिशन करा दिया था। इनके जो पिता थे वो इनकी पढ़ाई लिखाई के लिए काफ़ी सजग रहा करते थे तथा इनको काफ़ी अच्छी अच्छी सीखें भी दिया करते थे, जैसे सच्चाई पे चलना, देशभक्ति के बारे में बताते थे, अंग्रेजों के अत्याचार के बारे में बताते थे। और गोपाल कृष्ण पढ़ने में बहुत अच्छे थे। वो विद्यालय में बहुत मन से पढ़ते थे, सारे शिक्षकों की बात बहुत ध्यान से सुनते थे, सारे शिक्षक उनकी प्रशंसा करते थे। इसके साथ साथ वो खेलकूद और देश के इतिहास पढ़ने में भी रुचि रखते थे। और जब गोपाल कृष्ण 7 वर्ष के थे तो इनके पिता इनको अपने एक दोस्त के पास ले गए जिनका नाम था महादेव रनाडे। वो उस समय वकील हुआ करते थे, और जब रनाडे जी ने गोपाल से बात की, उस 7 साल के बच्चे से बात करने के बाद वो उससे बहुत प्रभावित हुए तथा गोपाल के पिता को बताया कि गोपाल आगे चल के जरूर कुछ न कुछ बहुत अच्छा कार्य करेगा। और फिर आगे चल के जो रनाडे जी थे वो एक टाइप से गोपाल के राजनीतिक गुरु बन गए थे। गोपाल जी को जब भी कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो वो क्या करते थे, रनाडे जी के पास जाते थे, उनसे विचार विमर्श किया करते थे। जब गांव के स्कूल की पढ़ाई पूरी हो गई तो उच्च शिक्षा के लिए इनके पिता ने इनको और इनके भाई को कोल्हापुर भेज दिया। तो वहाँ पे कोल्हापुर के स्कूल में ये दोनों पढ़ने लगे। लेकिन क्या हुआ कि कुछ ही दिनों बाद खबर आई कि इनके पिताजी दुनिया में नहीं रहे। अब जब पिताजी नहीं रहे तो घर में बहुत पैसों की प्रॉब्लम आई। तो इनके चाचा जी सामने आए, उन्होंने क्या किया, पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाई तथा गोपाल और गोविंद को पढ़ाने की भी जिम्मेदारी उठाई। वो चाहते थे कि दोनों बच्चे अच्छे से पढ़ें। लेकिन क्या था कि चाचा जी के पास भी बहुत सारे पैसे नहीं थे, बहुत अच्छी नौकरी नहीं थी, तो प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो इनके बड़े भाई गोविंद राव ने डिसाइड किया कि वो अब जॉब करेंगे और चाचा की हेल्प करेंगे, और गोपाल को कहा कि तुम पढ़ाई करो। इनके जो बड़े भाई थे उनकी सैलरी 15 रुपये हुआ करती थी। 15 रुपये में से 8 रुपये वो गोपाल को भेज दिया करते थे और बाकी 7 रुपये में पूरे परिवार का काम चलाया करते थे। गोपाल कृष्ण जब 15 वर्ष के थे
तो इन्होंने 9th क्लास उत्तीर्ण की, तभी इनकी शादी भी करा दी गई। फिर इन्होंने 10th पास किया, 12th पास किया और फिर उच्च शिक्षा के लिए ये महाविद्यालय भी गए। गोपाल कृष्ण ने बीए फर्स्ट ईयर जो था वो राजा राम मोहन विद्यालय कोल्हापुर से किया। बीए सेकेंड ईयर इन्होंने पूना के डेक्कन कॉलेज से किया और बीए थर्ड ईयर इन्होंने एल्फिस्टर कॉलेज बम्बई से किया, जहाँ पे इनको 20 रुपये पर मंथ स्कॉलरशिप भी मिला करती थी। और इनकी जो पढ़ाई को लेके सिर्फ इनके भाई, चाचा या पापा ही सजग नहीं थे, इनकी भाभी भी बहुत सजग थी। एक बार क्या होता है कि कुछ प्रॉब्लम आती है घर पे, तो क्या करती है कि इनके भाई अपने जेवर दे देती हैं कि इनको बेच के तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो। तो इनके घर के सारे लोग ही इनकी पढ़ाई के लिए बहुत ही सजग हुआ करते थे। 1884 में ये बीए थर्ड ईयर पास कर लेते हैं और इनकी इस तरीके से पढ़ाई कंप्लीट होती है। दूसरा चैप्टर है गोपाल कृष्ण की विशेषताएं। तो गोपाल कृष्ण की क्या क्या विशेषताएं थी, उसके कुछ किस्से इसमें लिख रखे हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हमेशा सच्चाई के रास्ते पे ये चला करते थे। तो एक किस्सा लेखक ने लिखा है कि क्या होता है कि एक बार स्कूल में जो टीचर होते हैं वो कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं, तो कोई भी विद्यार्थी आंसर नहीं दे पा रहा होता है। जब गोपाल की बारी आती है तो इनके जो भाई थे ना वो पास में वही बुक खोले हुए बैठे थे। तो गोपाल क्या करते हैं, उस बुक की हेल्प से सारे आंसर्स दे देते हैं। टीचर बहुत खुश होते हैं, टीचर को ये बात पता नहीं चलती। वो सबसे कहते हैं कि तालियां बजाओ गोपाल के लिए। जैसे ही बच्चे तालियां बजाना स्टार्ट करते हैं तो गोपाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी सारी गलती टीचर को बता देते हैं कि कैसे उन्होंने आंसर दिए। तो इस टाइप के सच्चे इंसान ही हुआ करते थे। हम जानते हैं कि गोपाल के जो भाई थे वो कितनी मुश्किल से इनके लिए पैसे भेजा करते थे इनकी पढ़ाई के लिए। तो गोपाल भी कभी भी बेकार का कोई भी खर्चा नहीं करते हैं। तो एक ऐसी ये किस्सा दे रखा है कि एक बार क्या होता है, इनका एक मित्र आता है इनके पास और वो कहता है कि गोपाल मेरे पास नाटक की टिकट है, अगर तुम नहीं चलोगे तो वो टिकट खराब होगी। तो इस चक्कर में ये उनके साथ चले जाते हैं। लेकिन दूसरे दिन क्या होता है कि वो जो इनका मित्र होता है वो उनसे उस टिकट के पैसे मांगता है। टिकट के पैसे 8 आने थे। तो क्या होता है कि इन गोपाल को बहुत बुरा लगता है और वो उसके पैसे तो देते हैं, लेकिन क्या करते हैं उसको कंपनसेट करने के लिए क्या करते हैं कि अपने जो अपना उनका रूम होता है उसमें लालटेन नहीं जलाते हैं जब तक वो 8 रुपये उनके रिकवर नहीं हो जाते हैं। ऐसे ही एक और किस्सा है कि ये जिस भोजनालय में खाना खाया करते थे तो उसमें क्या होता है कि पैसे बढ़ा दिए जाते हैं। इनको तो पैसे के महत्व के बारे में पता था, तो ये क्या करते हैं कि भोजनालय में खाना खाना बंद करते हैं और सारा सामान अपने रूम पे ही ले आते हैं और खाना खुद ही बनाना स्टार्ट कर देते। तो इस टाइप से ये पैसे बचाया करते थे। ये कुछ विशेषताएं थी गोपाल कृष्ण की। थर्ड चैप्टर है राजनीतिक जीवन। गोपाल कृष्ण का राजनीतिक जीवन कैसे स्टार्ट हुआ। गोपाल कृष्ण को क्रांतिकारी बनने का जो जुनून था वो बचपन से ही था, लेकिन वो राजनीति में कभी नहीं आया करते थे। जब ये डेक्कन के कॉलेज में पढ़ रहे थे तो क्या था कि जो तिलक जी और अगरकर जी का जो अखबार था मराठा और केसरी, उसके लेख पढ़ा करते थे, तो उससे ये बहुत प्रभावित हुआ करते थे। लेकिन ये कभी भी तिलक जी और अगरकर से मिले नहीं थे। और तिलक जी जो थे वो एक स्कूल भी चलाया करते थे पुणे में। तो क्या होता है कि एक बार उनके स्कूल के सामने पैसों की प्रॉब्लम आती है, तो गोखले जी क्या करते हैं कि अपने कॉलेज में एक नाटक प्रस्तुत करते हैं। उस नाटक से जो भी पैसा मिलता है उसको वो तिलक जी के स्कूल के लिए डोनेट कर देते हैं। तो इस तरीके से तिलक जी को गोपाल जी के बारे में पता चलता है, लेकिन अभी भी ये लोग एक दूसरे से मिले नहीं थे। जब इनकी पढ़ाई पूरी हो जाती है तो फिर ये पुणे में ही अध्यापक के रूप में कार्य करने लगते हैं। तब फिर ये गोपाल जी और अगरकर जी से मिलने के लिए उनके अखबार के कार्यालय जाते हैं। जब तीनों आपस में बात करते हैं तो तिलक जी और अगरकर इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं और वो इनको राजनीति में आने के लिए कहते हैं। और अगरकर तो इतना भी करते हैं कि वो इनके गांव चले जाते हैं और इनके जो माता भाई थे उनसे क्या इजाज़त ले लेते हैं कि गोपाल को राजनीति में भेज दो। और जो इनके भाई थे, इनकी माता थी, वो तो जानते, बचपन से ही जानते थे इनके बारे में, तो वो भी बहुत आसानी से इजाज़त दे देते हैं। इसके बाद गोपाल जी का राजनीतिक जीवन शुरू होता है और ये क्या करते हैं कि जो तिलक और अगरकर का जो अखबार था उसमें लिखा करते थे। लेकिन तिलक और गोपाल जी में अंतर था। गोपाल जी बहुत ज़्यादा हार्श नहीं हुआ करते थे अंग्रेजों पे, बल्कि तिलक जी थे वो तो गरम दल के नेता थे, तो वो तो बहुत हार्श हुआ करते थे। तो इस वजह से इन लोगों के बीच एक बार गलतफहमी भी हो जाती है। तिलक और अगरकर को लगता है कि शायद जो गोपाल जी है ना वो अंग्रेजों के पक्ष में है, लेकिन गोपाल जी जाते हैं, उनसे बात करते हैं और सारी गलतफहमी दूर हो जाती है। गोपाल जी बहुत अच्छे टीचर भी हुआ करते थे, तो इनको बहुत सारे विश्वविद्यालयों से आमंत्रण आता रहता था। ये नहीं जाना चाहते थे, लेकिन तिलक जी और अगरकर जी इनको भेजते हैं कि आप जाएं, विद्यालय ज्वाइन करें, वहाँ पे और आपको बच्चे मिलेंगे, आप उन बहुत से बच्चों का मार्गदर्शन कर सकेंगे। जब ये स्कूल में पढ़ा रहे थे तो इनकी जो सैलरी थी वो 40 रुपये थी। जब ये महाविद्यालय को ज्वाइन कर लेते हैं तो इनकी सैलरी 75 रुपीज़ पर मंथ हो जाती है।
तिलक जी और अगरकर की एक संस्था थी डेक्कन एजुकेशन संस्था, उसके भी ये मेंबर बनते हैं। और इनके जो वो गुरु थे, राजनीतिक गुरु थे महादेव रनाडे, वो क्या थे, पहले तो वकील थे, अब तक वो क्या थे कि महाराष्ट्र के जो उच्च न्यायालय थी उसके न्यायाधीश बन चुके थे। तो उनके कहने पे ये कांग्रेस भी ज्वाइन करते हैं। और इस चैप्टर का जो कंक्लूजन है वो ये है कि गोपाल कृष्ण गोखले का राजनीतिक जीवन एक आदर्श रहा। गोखले ने अपनी राष्ट्रभक्ति को किसी भी रूप में दूषित नहीं होने दिया। विचारों के धनी, दृढ़ निश्चयी और आत्मविश्वास से लबरेज गोपाल राष्ट्र के लिए सदैव समर्पित रहे। नेक्स्ट चैप्टर है स्वतंत्रता संग्राम में योगदान। देश सेवा का जज्बा तो गोपाल कृष्ण गोखले में बचपन से ही था, परंतु इसमें सबसे बड़ा योगदान उनके पिता कृष्णराव का था। वह हमेशा अपने पुत्रों को देशभक्त की गाथाओं से सराबोर रखते थे, जिसके फलस्वरूप बचपन से ही पिता की बातों को गोखले ने अपने जहन में समाहित कर लिया। गोखले को राजनीति में तिलक और अगरकर लाए, और उनके जो राजनीतिक गुरु थे वो महादेव रनाडे थे। अगरकर और तिलक जो थे वो बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे, सब कुछ साथ ही किया करते थे। लेकिन फिर क्या होता है कि अगरकर और तिलक में कुछ दूरियां आ जाती हैं। गोखले जी बहुत ट्राई करते हैं कि उनकी दूरियां दूर की जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और होता क्या है, कुछ दिनों बाद जो अगरकर थे वो गोपाल कृष्ण गोखले से मिलने आते हैं और उनको बताते कि वो एक नया अखबार शुरू कर रहे हैं, सुधारक। तो उसमें कहते हैं कि आप उसमें लिखा करो। जब गोपाल कृष्ण गोखले अगरकर के लिए लिखने लगते हैं तो जो तिलक होते हैं वो गोपाल कृष्ण गोखले से भी दूरी बना लेते हैं। वो अगरकर से तो नाराज थे, अब वो क्या थे कि गोपाल कृष्ण गोखले से भी दूरी बना लेते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले सुधारक के लिए लिखा करते थे, और तिलक के अखबार थे मराठा और केसरी। मराठा और केसरी में जो तिलक जी लिखा करते थे वो तो बहुत ही आक्रामक थे, लेकिन सुधारक दूसरी तरफ थोड़ा नरम अखबार हुआ करता था। और 1890 में क्या होता है कि जो अगरकर थे उनका स्वास्थ्य खराब रहने लगता है। तो फिर क्या होता है कि गोपाल जी को डेक्कन सोसाइटी भी देखनी होती थी, सुधारक भी देखना होता था, अपने कॉलेज भी जाना होता था, बहुत सारा उनका काम बढ़ गया था। और अगरकर की देखभाल भी वो किया करते थे। अगरकर की मृत्यु के बाद जो डेक्कन एजुकेशन के पहले ही अध्यक्ष हुआ करते थे, उससे इनको मंत्री बना दिया जाता, और इनके जो दायित्व होते हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। 1896 में अंग्रेजों ने 2 भारतीयों को ब्रिटेन में बात करने के लिए बुलाया, तो डिसाइड किया गया कि कौन 2 जाएं। तो प्रश्न आया कि तिलक और गोखले में से किसको भेजा जाए। सिंस दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता जो थे वो चाहते थे कि गोखले जाएं, तो इसलिए फिर तिलक की जगह पे गोखले जाते हैं, और गोखले बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पे भारतीयों का पक्ष रखते हैं। लास्ट में जो तिलक जी थे उनकी भी नाराजगी दूर हो जाती है, और 1904 में जब तिलक जी सर्वेंट ऑफ सोसाइटी बनाते हैं तो उसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले को ही बनाते हैं। और 1905 में दोबारा गोपाल जी लाला लाजपत राय के साथ इंग्लैंड जाते हैं, वहाँ पे अगेन जो भारतीयों का पक्ष होता है वो रखते हैं। 1905 से 1912 तक ये पूरे उत्तर भारत का दौरा करते हैं, और उसके बाद ये साउथ अफ्रीका भी जाते हैं। साउथ अफ्रीका में गांधी जी से मिलते हैं और गांधी जी को भारत में आने का निमंत्रण भी देते हैं। और 19 फरवरी 1915 को गोपाल जी का निधन हो जाता है। और लास्ट चैप्टर है कही सब कही। इसमें बताया जाता है कि गोपाल कृष्ण का व्यक्तित्व कालजयी था। कश्मीर से कन्याकुमारी और अटक से कटक तक समान रूप से वे आदरणीय और सम्माननीय रहे। उनका अजात शत्रु व्यक्तित्व आज भी हम सभी के लिए अभिप्रेरणीय है। थैंक यू।